हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शीर्ष पर। प्यारे दोस्तों, आई सेशन में हम लोग देखेंगे एएलपीसीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो एसके झा सर द्वारा जारी किया गया है। 50 क्वेश्चन का एक सेट है दोस्तों। हम लोग 7 सेट देख चुके हैं, आज हम लोग 8वां सेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बुक है रामबाण बुक है एएलपीसीबीटी 2 एग्जाम के लिए, जो 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1, पार्ट ए भी कहेंगे उसको, पार्ट ए भी कहेंगे। पार्ट बी तो आपको पता है, वो तो ट्रेड से रहेगा 75 क्वेश्चन का। तो इसमें पार्ट ए में जो इस बुक से क्वेश्चन आएगा वो 50 नंबर का आएगा। कितना? 50 मार्क का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेट नंबर 8, सेट नंबर 8 है दोस्तों। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बेसिक साइंस रहेगा इसमें 50 क्वेश्चन में। तो ये 50 क्वेश्चन का ऑल ओवर सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है कि यदि हम प्लांक नियतांक एच तथा निर्वात प्रकाश का वेग सी दो मूल राशियां ले तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी, ताकि लंबाई, द्रव्यमान, समय को इन 3 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे। ऑप्शन इसका ए सही है। अगर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेंगे दोस्तों, एमसी, क्या ले लेंगे? एमसी। तो हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय जो होगा, ये तीनों का, देखिए लंबाई कौन? प्रकाश का वेग से दोस्तों लंबाई और समय दोनों आ जाएगा। प्रकाश का वेग से प्लांक नियतांक हो गया। द्रव्यमान के लिए किसको ले लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेंगे, एमसी ले लेंगे। तो ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। कह रहा है कि एंगस्ट्रम एक इकाई है। एंगस्ट्रम आप देखे होंगे दोस्तों, ए के पावर नोट दिया रहता है 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है एंगस्ट्रम। तो आप बताइए ये इकाई किसका है? एंगस्ट्रम जो है वो इकाई किसका है? तो आपका सर तरंगदैर्घ्य का इकाई है। किसका? तरंगदैर्घ्य का, वेवलेंथ का। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तरंगदैर्घ्य का इकाई है एंगस्ट्रम। 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है इसका मान। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। कह रहा है कि विमीय सूत्र एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इसे प्रदर्शित नहीं करता है। दोस्तों देखिए दाब, देखिए दाब का फॉर्मूला पहले हम लोग अच्छा से देखें। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स बटा एरिया। क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है, क्या होता है फोर्स का? एम ए यानी कि मास गुणा एक्सीलरेशन। एरिया क्या होगा? एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दिए? मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिख दिए मीटर स्क्वायर। तो केजी को हम लोग किस में बदलेंगे? केजी को लिखेंगे एम में, केजी को एम में, और एक एम से एक एम कट गया, यानी कि एल माइनस 1 टी माइनस 2। दाब तो फुलफिल कर दिया। प्रतिबल को भी हम लोग दाब बोलते हैं, ये भी फुलफिल कर देगा। यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी फुलफिल कर देगा। शक्ति जो है दोस्तों, शक्ति का क्या होता है? यूनिट होता है वाट। क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। शक्ति को हम लोग दोस्तों वर्क बटा टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बटा टाइम। वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। जूल बाई टाइम भी बोलते हैं शक्ति को। जब हम जूल को दोस्तों, जूल को लिखेंगे तो यहाँ पे एफ एस होता है। क्या होता है? वर्क क्या होता है? एफ एस होता है, बटा में टाइम। अभी हम लोग फोर्स का निकाले, क्या निकाले? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी माइनस 2 है, एक एम और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक एम और आ जाएगा। एफ एस है, एक एम भी आ जाएगा, और बटा में एक टी भी आ जाएगा। बटा में एक टी भी आ जाएगा, यानी कि एम के पावर 2 एल के सॉरी एम नहीं, यहाँ पे एल आएगा। क्या आएगा? एल आएगा। यहाँ पे एल आएगा। एल जो दूरी है ना, एस क्या है? दूरी है, एल आएगा। यानी कि एम के पावर एम एल हो जाएगा, एल के पावर 0 हो जाएगा, और टी के पावर -3 होगा। यानी कि ऊर्जा जो है दोस्तों, शक्ति जो है, शक्ति क्या कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका परिमाण जो है शून्य कभी नहीं हो सकता। दिशा विपरीत हो सकता है, लेकिन परिमाण शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? आप यांत्रिक लाभ के लिए जो फॉर्मूला देखे होंगे दोस्तों, क्या देखे हैं यांत्रिक लाभ के लिए? कि भार बटा आयास। क्या देखे हैं? भार बटा आयास। अगर जब भुजा में दे तो क्या होगा दोस्तों? तो होगा दोस्तों भार बटा आयास होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इसका बी सही है, भार बटा आयास। क्वेश्चन नंबर देखिए
यदि एक धातु के टुकड़े को हवा में, भार कितना है, हवा में भार जो है दोस्तों इसका क्या दिया हुआ है, हवा में 100 ग्राम, हवा में भार कितना दिया हुआ है, हवा में भार, हवा में भार दिया हुआ 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम। पानी में दिया हुआ है दोस्तों, पानी में भार दिया हुआ है 86 ग्राम, कितना दिया हुआ है 86 ग्राम। द्रव में इसका जो भार दिया हुआ है, द्रव में कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, द्रव में कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। तो कह रहा है ठोस तथा द्रव के विशिष्ट गुरुत्व निकालिए, ठोस तथा द्रव के विशिष्ट गुरुत्व निकालिए, क्या ठोस और द्रव के। पहले तो दोस्तों हम लोग निकालेंगे ठोस का विशिष्ट गुरुत्व, किसका, ठोस का। ठोस का कैसे निकालेंगे, उसका जो ओरिजिनल वेट है और पानी में जो भार में कमी हुआ उसको निकालेंगे, यानी कि पानी ओरिजिनल वेट कितना है, ओरिजिनल वेट आप कहेंगे सर 100 ग्राम है, पानी में कितना भार हुआ, कम हुआ 100 माइनस 86, यानी कि 100/14, क्या हुआ 100/14। इसको हम जब काटेंगे दोस्तों 7.14 आएगा इसका, ये क्या आएगा, ई 7.14 आ गया किसका, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व आया, यानी कि देखिए 7.14 ऑप्शन ए में ही है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग द्रव का भी। अच्छा द्रव का कैसे निकालेंगे, द्रव का निकालेंगे दोस्तों, द्रव में भार में कमी, द्रव में कितना भार में कमी हुआ, द्रव में कितना भार में कमी हुआ, तो 100 में से 90 हुआ था, 90 ग्राम हो गया था ना, तो 100 से 90 हो गया था। अच्छा जल में कितना भार में कमी हुआ, तो जल में हुआ 100 में से 86, यानी कि 10/14। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.174 लिख सकते हैं, 0.714, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। कौन सा उत्तोलक है, तो थर्ड उत्तोलक है। थर्ड उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, चिमटा होता है, क्या होता है, चिमटा होता है, एकदम सरल देखेंगे हम लोग चिमटा। तो इसमें क्या होता है, चिमटा में, चिमटा से कहाँ पे पकड़ते हैं हम लोग, लोड को यहाँ पे देते हैं, आगे क्या देते हैं, लोड का देते हैं, इसको हम लोग फलक्रम कहते हैं। तो जो दूरी होता है दोस्तों वो फलक्रम तक की दूरी होता है, फलक्रम तक की दूरी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे आयास है, क्या है यहाँ पे आयास, ठीक है। तो आयास का दूरी जो है एनी टाइम क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, भार के दूरी से। देखिए यहाँ से यहाँ तक के भार की दूरी है, तो भार के दूरी से आयास की दूरी क्या रहेगा, सब टाइम क्या रहेगा, एनी टाइम क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो कह रहा है बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होगा, ऑप्शन ए सही है कि बल भुजा की लंबाई जो है हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर 101 मीटर चलकर रुक जाती है, तो विरामावस्था में जाने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल आता ही आता है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो कितना मीटर पर सेकंड से चल रही है, 11 मीटर पर सेकंड से चल रही है। पहले हम इसको से ए निकालेंगे, एक्सीलरेशन कितना है, 11 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितना मीटर पर सेकंड से, 11 मीटर पर सेकंड से। आप एक फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, v बराबर u प्लस 80, देखें एक फॉर्मूला, फिर देखें आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस हाफ 80, फिर देखेंगे दोस्तों v बराबर यू प्लस 2as, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। v कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, v कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11 मीटर पर सेकंड से, 11 मीटर पर सेकंड से, 11 मीटर पर सेकंड से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको भी जब गाड़ी रुक जाएगी दोस्तों, जब गाड़ी रुक जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u बराबर क्या है, u बराबर आपको दे रखा है 11 मीटर पर सेकंड, यानी कि 11 के स्क्वायर, क्या 11 के स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी v क्या है, 0 है ना, v तो 0 हो जाएगा, v तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर 0, 0 बराबर 11 के स्क्वायर प्लस 2a, ये हमको पता नहीं है, एस पता है कितना, 121। अच्छा इसको इधर भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस 121 बराबर क्या, 2a 121, 2a 121।
जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों, 1/2 माइनस 1/2, एक्सेलरेशन क्या आ गया, -1/2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, -1/2 मीटर पर सेकेंड, -1/2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे। ही क्या है, ही लास्ट में 0 हो जाएगा। यू क्या है, यू आपको पता है 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए आपको पता हो गया कितना, 1/2, ये कितना हो गया, -1/2। अच्छा, टी आपको पता करना है। जैसे ही आप इधर भेजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 11 इधर में आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 1/2 टी हो जाएगा, 2 टी किधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 11 दूना 22 सेकेंड जो है लगेगा उसको रुकने में। कितना सेकेंड, 22 सेकेंड। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको, कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट 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 के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है वो किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण यानी ए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग यू, यू जो है दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो कितने समय बाद उसका वेग दुगुना हो जाएगा। वेग दुगुना मतलब कि v बराबर 2u हो जाना। कितना हो जाना, 2u यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, कितने देर होगा, v बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, v बराबर u प्लस के टी। क्या होता है, u प्लस के टी। v कितना 200, u कितना 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, a कितना है दोस्तों, a जो है आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए टी, टी कितना है दोस्तों, टी हमको पता नहीं है, टी निकालना है। अच्छा, इसको कीजिएगा तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टी हो जाएगा। इसको काटिएगा, यानी कि टी बराबर 10 मीटर, सॉरी टी बराबर कितना, 10 सेकेंड। टी बराबर 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा है किसी एक समान त्वरण से गति करते हुए बिंदु को समानांतराल T1 T2 T3 पर वेग v1 v2 v3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा एक समान त्वरण में, इसको एक समान त्वरण में सोल्व कीजिएगा, एक समान त्वरण में त्वरण क्या होता है दोस्तों, अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बटा समय होता है कि नहीं होता है, अंतिम वेलोसिटी। तो पहले v1 v2 देखेंगे, तो v1 माइनस v2 बटा T1 माइनस T2, फिर क्या v2 माइनस v3 बटा T2 माइनस T3। ठीक है। जब इसको आप कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा वेलोसिटी को वेलोसिटी में, तो v1 माइनस v2 बटा v2 माइनस v3 बराबर क्या, T1 माइनस T2 बटा T2 माइनस T3। ये जो है दोस्तों एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, v1 माइनस v2 v2 ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो जो मुक्त अवस्था से गिरता है दोस्तों, वो होता है समय के वर्ग के समानुपाती होता है। कितना, समय के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त की ऊर्जा को हम लोग मांसपेशीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसपेशीय ऊर्जा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2.5 kg एम का मान दिया हुआ है दोस्तों 2.5 kg। क्या दिया हुआ है, 2.5 kg। द्रव्यमान के एक पिंड का त्वरण जो है, त्वरण फोर्स कितना है, 19.8 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरता है, तो वायु के प्रतिरोध नगण्य मानते हुए बल जो कि गुरुत्व बल के साथ साथ लगता है वो होगा। देखिए दोस्तों, एफ बराबर होता है जी प्लस, जब ऊपर से हम फोर्स लगा के छोड़ेंगे
एक तो जी तो काम करता ही रहेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन भी काम करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेशन भी काम करेगा। आप ऊपर से फोर्स लगा के भेजेगा तो कुछ एक्सेलरेशन तो रहेगा, तो जी तो काम करेगा ही करेगा, एक एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो जी का मान तो आपको पता है, जी का मान तो क्या है, कांस्टेंट है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको हम लोग 10 भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 10 भी मान लेते हैं। एफ का मान ही पता है कितना है, 19.8। आपको जी का मान कितना है 9.8। अच्छा, एक जो एक्सीलरेशन है वो कितना से फेंके थे वो हमको पता नहीं था, हमको ए बराबर पता चल गया, कितना पता चल गया, इसको इधर करेंगे तो माइनस में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लोग फेंके थे। कितना फेंके थे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फेंके थे। अच्छा, आप कहेगा कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बार क्या होता है, एम ए, मास गुने एक्सेलरेशन। मास कितना है 2.5, मास कितना है, मास कितना है 2.5। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना था 10, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 25 न्यूटन के फोर्स से फेंका गया है। कितना न्यूटन के? 25 न्यूटन का, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ चलती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का, कई बार बताएं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है क्या होता है, 1/2 mv², यानी कि मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, 1/2। एम कितना है दोस्तों? एम है 20 केजी। एम कितना है? 20 केजी। भी कितना है? भी आपको 5 है, 5 के स्क्वायर। काटेंगे इसको कितना बार में? 10 बार में, 5 25, यानी कि 250 जूल जो होगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है 0.1 केजी वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला कार्य कितना होगा? कितना कह रहा है? 2 मीटर कह रहा है। कितना कह रहा है? 2 मीटर कह रहा है, 2 मीटर कह रहा है, 2 मीटर कह रहा है। तो एम का मान आपको दे रखा है कितना? एम दे रखा है आपको 0.1 केजी। एम दे रखा है आपको, एम दे रखा है 0.1 केजी। एम कितना दे रखा है? एम दे रखा है 0.1 केजी, 1 केजी। हाइट जो दे रखा है दोस्तों, एच दे रखा है, एच कितना दे रखा है? 2 मीटर। कितना दे रखा है? 2 मीटर। आपको जी का मान तो जब ऊपर से गिर रहा है, कहां से गिर रहा है? ऊपर से गिर रहा है, तो क्या रहेगा? जी का मान तो रहेगा, जी का मान आपको ले लेता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसे कार्य करता है? तो आपको एफ बराबर क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। इसको हम एम जी भी बोलेंगे। क्या करेंगे? जब ऊपर से गिराया जाता है, स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, तो क्या हो जाता है? एम जी कर देंगे इसको, एम जी। एम कितना है? एम है 0.1। जी कितना है दोस्तों? जी है 9.8। कितना है? 9.8। तो कितना फोर्स लग रहा होगा? तो 0.98 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स? 0.98 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब हम लोग इससे कार्य निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? कार्य। कितना कार्य किया गया? तो कार्य बल क्या होता है? बल गुने दूरी। क्या होता है? बल गुने दूरी। बल कितना है? 0.98। दूरी कितना है? दूरी है दोस्तों 2 मीटर। कितना है? दूरी 2 मीटर। लेकिन किसके कारण किया जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण किया जा रहा है, तो नेगेटिव होगा। किसके कारण किया जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण किया जा रहा है, तो नेगेटिव होगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96 माइनस 1.96 जूल होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। कैसे पैदा करता है? वो हमारा शरीर का, वो क्या करता है दोस्तों, हमारा शरीर का पसीना तेजी से वाष्पित करता है। और जब वाष्पित होता है पसीना तो क्या करता है? उसको टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। कोई भी चीज वाष्पित होगा तो टेम्परेचर को क्या करेगा? अवशोषण करेगा। जैसे ही अवशोषण करेगा तो वहां का वातावरण का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को आराम महसूस होता है। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कहेंगे सर कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रेफ्रिजरेटर को जब दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो कंप्रेसर जो है ज्यादा काम करेगा और हीट क्या करेगा? ज्यादा कर देगा। ज्यादा छोड़ेगा तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिक बिंदु। अगर आपको से कहते हैं कि वाटर का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन इसका
डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। निम्न से उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक जो है दोस्तों शीशा है। कौन सा है? शीशा जो है निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में देखिए दोस्तों, आपको पता हो F माइनस 32 बटा क्या होता है 180। क्या होता है 180। सी माइनस 0 बटा क्या होता है 100 होता है। जैसे ही इसको 10 से 10 9 5 हो जाएगा, यानी कि F माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा ये आपको हो गया। अब इसमें जिसका मान पुट करना है, क्या रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस, तो सी का मान क्या रख देना है 40 रख देना है। F माइनस 32 बटा 9 बराबर सी का क्या रख देना है 40 रख देना है। 40 बटा 5 यानी कि 8 बार में कट गया। कितना बार में? 8 बार में कट गया। तो 8 बार में कट गया दोस्तों। F माइनस 32 बराबर कितना हो गया 8 गुने 9 यानी कि 9 8 72। F माइनस 32 बराबर 72। F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? F बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा F बराबर? जैसे ही इधर जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 32। 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किया जाता है। किसका? जब धारा नियंत्रण करना होगा दोस्तों तो प्रतिरोध में हम लोग परिवर्तन करते हैं। प्रतिरोध को बढ़ाएंगे धारा कमेगा, प्रतिरोध को कम करेंगे धारा बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध पर हम लोग क्या करते हैं प्रतिरोध को परिवर्तन करते हैं धारा नियंत्रक में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम आवेश का स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया गया। तो W बराबर क्या था दोस्तों? W बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यू भी। आपको क्यू दे रखा है कितना 4 कूलाम, भी दे रख रहा है 12 वोल्ट, तो कितना जूल कार्य होगा? तो 12 गुने 4 यानी कि बच्चों का 48 जूल। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन 25 देखिए, कह रहा है कि 3 ओम 6 ओम और 15 ओम के समांतर प्रतिरोध समांतर जुड़े हैं, तो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए कितना है, कह रहा है कि R1 दे रखा है आपको 3 ओम, R2 दे रखा है आपको 6 ओम और R3 आपको दे रखा है 15 ओम। ठीक है, अब तीनों का क्या करना है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कितना में? समांतर क्रम में आपको, यानी कि ऐसे जुड़ा हुआ समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या 1/r इक्विवेलेंट हो रहा है, क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अच्छा R1 का मान क्या है 1/3, R2 का मान क्या है 1/6 और R3 का मान क्या है 15। जैसे इसका एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 15 2 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 17 बटा 30 क्या हो जाएगा 17 बटा सॉरी हाँ 17 बटा 30 30 यानी कि 30 बटा 17 जो है दोस्तों 30 बटा 17 आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट और क्या 30 बटा 17 30 बटा 17। इसको 17 दूना 34 नहीं होगा, 7 कितना बार में कटेगा 17 एकम 17 यानी कि 1.7 हो सकता है 1.7 ओम। ऑप्शन इसका कौन सा सही? ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार बनाए हैं आप, इसको बना करके आंसर इसको बना करके सोल्यूशन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है आपको दे रखा है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आ रहा है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डीसी जनरेटर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक फ्यूज तार जो है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो उसको हम करते हैं अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? जब अत्यधिक धारा का प्रवाह हो जाए तो विद्युत परिपथ क्या हो जाए? टूट जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि बल्ब के फिलामेंट में डॉट 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 प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला लंबा बनाया जाता है। जैसे ही हम किसी भी चीज को पतला कर देंगे दोस्तों, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे, तो आप जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पतला इसलिए करते हैं उसमें उच्च प्रतिरोध उत्पन्न हो। किस क्या हो? तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त हो। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा का गणना कीजिए। कुल धारा पहले तो श्रेणी में है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? श्रेणी का आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 4 ओम हो जाएगा, टोटल 4 ओम होगा। अच्छा 4 वोल्ट है 4 ओम है, तो आपको पता है वी बराबर क्या होता है? आई आर। क्या होता है? वी बराबर आई आर। वी कितना है? 4 है। आई हमको पता नहीं, आर कितना है? 4। जैसे ही काटेंगे 1 एम्पियर का धारा प्रवाह होगा। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि सौर पैनल में डॉट 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 ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर पैनल जो है दोस्तों वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से
कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरण करने का अनुमति देता है? तो मॉडेल जो है दोस्तों, मॉडेल जो है से क्या करता है, स्थानांतरण करने का अनुमति देता है। सीपीयू कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं सीपीयू को, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होता है? तो कहाँ उपलब्ध होता है, भंडारण में होता है दोस्तों। कहाँ पे, भंडारण में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन इसका ए सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है कि क्वार्टरी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है? क्वार्टरी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है? तो टाइपिंग जो कठिन होता था दोस्तों, तो टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए QWERTY को डिजाइन किया गया है। किस लिए, तो टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न से दिए गए चित्र में एक्स का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, जब एक क्या है, सेट स्क्वायर है। क्या है, सेट स्क्वायर है, 30-60 का सेट स्क्वायर है। तो जब आपको सेट स्क्वायर रहे चाहे ना, ट्रायंगल तो जरूर है। तो ट्रायंगल एक जगह 90 डिग्री कोण है, दूसरा 30 डिग्री कोण है। तो जाहिर सी बात है ये जो कोण होगा तीनों के मिला के 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार होता है। क्या होता है इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार? तो फुल स्केल भी होता है, निम्न स्केल भी होता है और उच्च स्केल भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर तथा स्टॉक स्लाइड करता है उसको बैटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग इबोनी एज बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी है। क्या है, इबोनी एज बोलते हैं। अच्छा, बैटन देख लिए, बैटन किसको कहते हैं? तो जो स्ट्रिप से बना हुआ होता है दोस्तों, जो पतला पतला, किससे, स्ट्रिप से बना होता है। ड्राइंग बोर्ड स्ट्रिप से बना होता है, पतला पतला, उसको हम लोग पटरा बोलते हैं। और उसके बीच में एक पट्टी की तरह होता है दोस्तों। ये क्या होता है, पट्टी की तरह होता है, जो कांटी से क्या रहता है, फिक्स रहता है, जो कील से क्या रहता है, फिक्स रहता है। देखिए दो पट्टी की तरह रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बैटन। उसी को क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन 39 देखिए कह रहा है तीनों कोनों का समद्विभाजक, जब कोई त्रिभुज है आपके पास, क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का समद्विभाजक है। क्या है, तीनों कोनों का समद्विभाजक। कैसे तीनों कोनों का समद्विभाजक, एक समद्विभाजक ई है, एक समद्विभाजक ई है और एक समद्विभाजक ई है। ठीक है, तो तीनों कोनों का समद्विभाजक बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंतः केंद्र। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कह रहा है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n - 3/2। ऑप्शन बी सही है, जो है क्या है, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कह रहा है कि हैचिंग रेखा किस कोण पर झुकी होती है? तो 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है हैचिंग रेखा। कह रहा है क्षैतिज तल HP तथा ऊर्ध्वाधर तल VP आपस में जिस रेखा को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको संदर्भ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, संदर्भ रेखा बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कह रहा है कि यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र क्या होगा? देखिए दोस्तों, शीर्ष अवलोकन यानी कि टॉप व्यू। जब आप ऊपर से देखिएगा, क्या देखिएगा, ऊपर से देखिएगा, ऊपर से आप देखिएगा एक बिंदु देखेगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि क्या है, खड़ा होगा। क्या होगा, ये खड़ा होगा। जब ऊपर से खड़ा रहेगा कोई रेखा तभी तो ऊपर, जब ये ऐसे वर्टिकली खड़ा रहेगा तभी तो ऊपर से देखेंगे तो एक बिंदु दिखेगा। जब वर्टिकली खड़ा नहीं रहेगा तो ऊपर से देखेंगे तो एक बिंदु नहीं दिखेगा, यानी कि क्या है, वर्टिकल प्लेन का क्या है, समांतर है। क्या है, वर्टिकल प्लेन का समांतर है। जब इसको हम क्या देख रहे हैं, अग्र व्यू से, यानी कि फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से, तो आप फ्रंट व्यू से देखिएगा, आगे से देखिएगा, इसको फुल लंबाई, वास्तविक लंबाई दिखेगा। क्या दिखेगा, वास्तविक लंबाई दिखेगा, XY के अभिलंब, और वास्तविक लंबाई दिखेगा। क्या दिखेगा, XY के अभिलंब दिखेगा और वास्तविक लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है वोल्ट मीटर को किससे सूचित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को ऑप्शन डी से सूचित किया जाता है, वोल्ट मीटर को। क्वेश्चन 45 देखिए कह रहा है क्वेश्चन 45, नापे गए माप और सही माप में अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? नापे गए माप और सही माप के अंतर को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? निरपेक्ष त्रुटि। मापे गए माप और अंतर के क्या बोलते हैं? सही माप के अंतर क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। क्वेश्चन 46 देखिए कह रहा है किस मापन उपयंत्र का यथार्थता त्रुटि के संदर्भ होता है? देखिए त्रुटि जो है दोस्तों, त्रुटि
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, त्रुटि क्या होता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यथार्थता बढ़ेगा तो त्रुटि क्या होगा, घटेगा, और त्रुटि बढ़ेगा तो यथार्थता घटेगा। यानी कि ये जो है यथार्थता मतलब एक्यूरेसी और त्रुटि मतलब टॉलरेंस। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। किसका, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? पहले तो आप देखिए दोस्तों, आप मैकेनिकल एडवांटेज जो पढ़ते होंगे वो क्या पढ़ते हैं, भार बटा आयास। क्या पढ़ते हैं, भार बटा आयास, आयास। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों, भार गुने भार भुजा। क्या होता है, भार गुने भार भुजा बराबर क्या होता है, आयास गुने आयास गुने आयास भुजा। क्या होता है, आयास गुने आयास भुजा। तो भार बटा आयास जब लिखेंगे हम दोस्तों, भार बटा आयास लिखेंगे तो क्या होगा, आयास बटा भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयास बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा बच जाएगा इधर। यानी कि आयास बटा भुजा भार भुजा क्या होगा, आयास भुजा बटा भार भुजा क्या होगा, यांत्रिक लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन इसका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसी पेंच की चूड़ी जितने करीब होगा, जितना ही करीब होगा यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि ऊर्जा संकट का तात्पर्य क्या है। तो ऊर्जा संकट का तात्पर्य जो है दोस्तों वो क्या है, ऊर्जा संकट का तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन क्या और समाप्त होने का खतरा। ऑप्शन डी सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेट नंबर 8 का। इससे पहले अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों आप तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन करें और वहां कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसको आप आंसर जो है कमेंट करके बताइए और अगले सेट में सेट नंबर 9 में हम इसको आंसर बताएंगे कि इसका जो होमवर्क वाला है उसका ऑप्शन कौन सा सही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कौन है। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले सेट में हम लोग।